जय हिंद दोस्तों। आज का पहला सवाल है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना क्या कहलाता है। तो विस्तृत तथ्यों को संक्षिप्त में लिखना सारांश कहलाता है। वहीं बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो सुवाच्य का सही अर्थ क्या होता है। तो सुवाच्य का सही अर्थ होता है दोस्तों सुपठनीय लेख। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि क्या कहलाती है। तो शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि प्रश्न प्रविधि कहलाती है। जब भी आप सीखने की ललक हो तो सबसे अच्छी प्रविधि जो कही जाती है, सबसे अच्छी ललक कही जाती है जिससे आप सीख सकते हैं, वो किसी से आप प्रश्न करके ही पूछा जा सकता है दोस्तों। प्रश्न करके ही आप सीख सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन कहा गया है कि शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि क्या कहलाती है। तो प्रश्न प्रविधि कहलाती है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों, तो शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि क्या है। तो इसका सही जवाब है वार्तालाप। अगर आप अपने शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहते हैं, वार्तालाप के माध्यम से ही आप शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। वही बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, तो बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है। तो बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है अनुसरण। आपने देखा होगा कि बचपन में बाल्यावस्था में बच्चे जो भी बड़े बोलते हैं, जैसा करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं और उसी के माध्यम से भाषा को सीखने का कोशिश करते हैं। वही बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो दुख की अनुभूति पर वाचक का स्वर भारी होना क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ध्वनि वश्यता। वही बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, तो कामायनी किसकी रचना है। तो आप ये जानते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। बात की जाए वही क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9, गीतांजलि के रचनाकार कौन है। तो गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 की, गोदान के लेखक कौन हैं। तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 11 की, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12 की, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग है दोस्तों। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 13 की, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है दोस्तों। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 14 की, पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पुरोहित में पुरः उपसर्ग है। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 15 की, तो संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो संस्कार में दोस्तों सम उपसर्ग है। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 16 की, तो विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो विज्ञान में जो प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों वो बी है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 17 की, तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों वो चिर उपसर्ग है। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 18 की, निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों वह निर है। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19 की, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है। तो धुंधला में जो प्रत्यय लगता है दोस्तों वो ला प्रत्यय लगता है। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 20 की, कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है दोस्तों। वहीं बात की जाए आज के डिटेल पॉइंट की, तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि भाषा क्या कहलाती है। भाषा दरअसल प्रत्येक मानव जो अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को जो व्यक्त करता है वो भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है दोस्तों। सामान्यतः भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित भाषा होती है और एक मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा क्या है दोस्तों, लिखित भाषा पर व्याकरण का अंकुश रहता है, जबकि मौखिक भाषा पर व्याकरण का अनुशासन उतना नहीं रहता। आपने देखा होगा कि जब भी कोई लिखित भाषा का उपयोग करता है उसमें व्याकरण और तमाम चीज़ों जैसे छंद वगैरह सब का ध्यान रखा जाता है दोस्तों। लेकिन मौखिक भाषा पे तरह तरह की बोली होती है, सबके क्षेत्रीय बोली भी होती है, जिसके माध्यम से लोग कुछ भी बोल देते हैं, उस पर व्याकरण का उतना अनुशासन नहीं रहता। वहीं भाषा कैसी संपत्ति है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि भाषा किस प्रकार की संपत्ति है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है जिसका विकास समाज में होता है। भाषा को अर्जित किया जाता है, अतः यह कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। मतलब कहने का क्या हुआ दोस्तों, ये कोई ऐसी पैतृक संपत्ति नहीं है कि एक के बाद दूसरे में चली गई, दूसरे के बाद तीसरे में चली गई। इस पर किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि इसको अर्जित किया जाता है और ये एक सामाजिक संपत्ति है और यहीं पे इसका विकास होता है। बात की जाए भाषा की दो प्रमुख परिभाषाएं हैं दोस्तों, दो महान विचारक हुए हैं,
पहला, डॉक्टर बाबूराव सक्सेना। इन्होंने भाषा को किस प्रकार से परिभाषित किया है, आइए जानते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करता है, विचार को प्रकट करता है, उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं दोस्तों। वहीं बात की जाए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में, तो भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि डॉक्टर बाबूराव सक्सेना और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में भाषा किसे कहा जाता है। अब आपके लिए आज का सवाल है जिसे कमेंट के माध्यम से बताना है कि जो व्यतीत हो गया उसे क्या कहा जाता है।